सो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है यूनिक ट्यूटोरियल में। और मैं हूं आपकी दामिनी मिस। बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। आई नो थोड़ी रेगुलरिटी हमारी नहीं हो रही है, लेकिन ऑफलाइन हमारे बच्चों के एग्जाम्स चलने स्टार्ट हो रहे हैं, प्रीलिम स्टार्ट हो गए, थोड़ा प्रेशर ज्यादा है। तो धीरे 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 हम ट्राई कर रहे हैं कि हम ये जो गैप आते हैं हमारे चैनल्स पे वीडियोस के लिए, इसको थोड़ा मैं रेगुलर कर पाऊं। और डेफिनेटली आज से पूरा ट्राई करूंगी। न्यू ईयर रिजोल्यूशन से मेरा ये बन के रखा है मैंने कि एवरीडे वन शॉर्ट वीडियो एंड वन वीडियोस अपने बच्चों के लिए अपलोड करना है। तो लास्ट वीडियो मैंने जैसे मेरे सीबीएसई के स्टूडेंट्स कर लेकर आए थे और काफी अच्छा रिस्पांस दिखने के बाद बच्चे काफी खुश थे, तो वापस से मैं आज का वीडियो लेकर आई हूँ मेरे सीबीएसई स्टूडेंट्स के 9th स्टैंडर्ड के लिए। एंड हिस्ट्री चैप्टर जो सबसे ज्यादा मेरे ऑफलाइन के बच्चों से जब मैंने पूछा कि सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ होती है तुमको, तो उन्होंने बोला मिस चैप्टर नंबर 2। तो मुझे लगा शायद ही ऐसा चैप्टर होगा जो ऑलमोस्ट हर बच्चे को तकलीफ दे रहा होगा। इसके लिए मैं आज का लेक्चर लेकर आई हूँ चैप्टर नंबर 2, और जिसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन। तो रशियन रिवॉल्यूशन का जो पार्ट है वहां तक आज देखेंगे। 2 पार्ट में इस चैप्टर को लूंगी, बहुत ही अच्छे से, बहुत शॉर्ट तरीके से एक्सप्लेन करूंगी कि अगर टेक्स्ट बुक रीडिंग नहीं भी किया ना बेटा तो कोई तकलीफ की बात नहीं है। यहाँ पे अगर ये लेक्चर सुन लिया, पूरा चैप्टर एक बार में तुम्हारे बायाट हो जाएगा, बहुत अच्छे से मक्खन की तरह ये चीज क्लियर हो जाएगी। तो बिना और टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं चैप्टर के साथ। चैप्टर का नाम जैसे आपको पता है सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रिवॉल्यूशन दिया हुआ है। सोशल चेंजेस, अभी लास्ट अगर फर्स्ट चैप्टर आप पढ़ोगे तो फ्रांस के अंदर पहले, रशिया में आने से पहले फ्रांस के अंदर लुईस 16 जो थे उनके रिजोल्यूशन में, उनके टाइम पीरियड में बहुत बड़ा चेंजेस आया था। कि क्या चेंजेस आया था फ्रांस में कि भाई जो फ्रांस के लोग थे उनको अब मोनार्की नहीं चाहिए थी। थोड़ी भी इसकी हैंडराइटिंग गड़बड़ जा रही है, रुको जरा, रुको, सबर करो सबर करो। तो उनको मोनार्की नहीं चाहिए थी, वहां पे धीरे धीरे डेमोक्रेसी आना स्टार्ट हो गई थी। और बाजू वाले को देख के अपने को तो जलन होती है, बाजू वाले अगर प्रोग्रेस कर रहा है। देखो बेटा, जिंदगी में ना अपने दुख को लेके हम दुखी नहीं है। हम दुखी कब ज्यादा होते हैं, जब दूसरे की सुख को देखते हैं ना, तब दुखी ज्यादा होते हैं। तो बस यही चीज आ गया था कि भाई फ्रांस में इतनी बड़ी चेंजेस आई, तो यूरोपियन रशिया क्यों शांति से बैठा। उन्होंने बोला ये तो गलत चीज है भाई, फ्रांस में हो रहा है तो हमारे इधर भी चाहिए। तो जब यहाँ का रिजोल्यूशन चेंज हुआ, वहां पे चेंजेस आए, तो उसका इफेक्ट यहाँ पे भी दिखा। चैप्टर वाइज चैप्टर चलते हैं। सोशल, सोशल का मतलब क्या होता है? सोसाइटी। सोशल का मतलब क्या होता है? सोसाइटी। तो यूरोप के सोसाइटी में क्या चेंजेस आई थी? Many social changes were taking place in 18th century। ये टाइम पीरियड कौन सा था? 18th सेंचुरी में बहुत सारे चेंजेस वहां पर हो रहे थे। फ्रेंच रिजोल्यूशन, मैंने आपको बोला ना बाजू वाले को देख के खुद को जलन होती है, तो फ्रेंच के अंदर जो ये नया कॉन्सेप्ट आ गया था, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, की पावर आना चाहिए, सबको इक्वल देना चाहिए, जो गलत है उसके साथ गलत दिख रहा है उसको पनिशमेंट देना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। तो लिबर्टी, पावर सबके हाथ में, इक्वालिटी, सबको एक जैसा रखो, जस्टिस, सबके साथ सही होना चाहिए, ये चीजें फिर आना स्टार्ट हुई। And many people had different view about the government should work and about the right of the people। और जब लोगों को देखो, अभी तक ना ऐसा कुछ दिखता नहीं था, अभी आज के टाइम में बात करेंगे ना तो आज तो बड़ी नॉर्मल सी चीज है ये, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, क्योंकि ये हमने सदियों से हमारे पास है, ये हमको मिली है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे दादा परदादा के पहले तो नहीं थी, पर परदादा से ये इंडिपेंडेंस के बाद से हमारे पास है। पर एक वक्त था जहां पे ये चीज बड़ी नॉर्मल सी थी कि भाई एक राजा है, उस राजा के नीचे 100 प्रजा है, राजा बोलेगा उठ तो उठ, राजा बोलेगा बैठ तो बैठ, राजा का बेटा जाएगा तो राजा का बेटा राजा बनेगा, कोई दूसरी कॉमन पब्लिक को कभी पावर मिलेगा नहीं। आज का हमारा सिस्टम अलग है, इसलिए हमको ऐसा लगता है कि अरे ऐसा, बट उधर उस टाइम पे आज जो सिस्टम आप जी रहे हो ना, आज जिस सिस्टम को आप देख रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज थी। अरे ऐसा भी हो सकता है, अरे हम जैसे गरीब लोग जिनको खाने को नहीं मिलता है, राजा अपने नीचे दबा के रखा है, टैक्सेस का इतना हमारे ऊपर प्रेशर देके रखा है, हम लोग कल को पावर में भी आ सकते। तो ये चीज जब देखी ना तो लोगों का सोच बदला, लोगों का कॉन्सेप्ट बदल गया। उन्होंने बोला बस रे बाबा बस, अभी तो ये चाहिए, मतलब चाहिए। अगर मैं भी वहां पे पावर में बैठ सकता हूँ, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, मैं राजा बनूंगा, तो ये मुझे चाहिए। तो ये चीज जो थी ना, लोगों की दिमाग को एकदम घुमा दिया। लोग एकदम हो गए बड़ी मस्त चीज है ये, मैं भी पावर में आ सकता हूँ। हर दूसरा इंसान खड़ा हो जाता था, बोलता था राजा बनूंगा, हर दूसरा इंसान खड़ा होता था खुद की सरकार बने लेता। अभी देखो बहुत मस्त मजा आएगा चैप्टर में, ये चैप्टर कैसे कैसे पूरा आपको वर्ल्ड हिस्ट्री समझेगा कि इंडिया में खाली खिचड़ी नहीं बनी थी, खिचड़ी का सत्यानाश हमारी बाहर की कंट्री में भी किया गया था। तो देखो कैसे हुआ था। While some people wanted the establishment of democratic principle,
ऐसा ग्रुप डिवाइड हो गया। कुछ ने बोला भाई डेमोक्रेसी क्या बोलता है, इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, लिबर्टी होना चाहिए, हम रेडी है। So there are some groups who are agree with this all this concept of democracy and everything, while the others support the monarchical form of government. कुछ ऐसे बोलते, अब देखो मोनारिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ज्यादातर कौन सपोर्ट करेगा, जो भाई मोनारिकी में था, जो मोनारिची में था वही इस चीज को करेगा कि भाई जो राजा है वो तो ये नहीं सोचेगा ना कि मेरे हाथ से गवर्नमेंट चली जाए और किसी और को मैं पावर दे दूं, वो तो ये नहीं चाहेगा। वो क्या चाहेगा कि भाई पावर मेरे हाथ में ही रहनी चाहिए। तो ये जो हायर पावर अथॉरिटी थी, मतलब जो किंग्स होते थे, ये सोचते कि भाई हमारे हाथ से पावर तो जाना कतई नहीं चाहिए, पावर तो मुझे मेरे हाथ में चाहिए। तो ये बोलते थे भाई मोनारिकल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सही है। दूसरे साइड जो कॉमन पब्लिक थे वो बोलते थे भाई मोनारिकी को हटना चाहिए और डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आनी चाहिए। अब इस चीज को लेके जो पूरी सोसाइटी थी यूरोप की, वो 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। देखो कैसे। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में आया था, जिसने पूरे के पूरे वर्ल्ड को एक नया आइडिया दिया था, इक्विटी लिबर्टी। ये आया कि इसका बीज कहां से आया, फ्रांस से आया था, ठीक है। राजा राम मोहन राय and Derozio explained the significance of French Revolution in India to the elite classes. असर सिर्फ बाजू वाले पे नहीं था, दूर दूर तक आया था। और दूर दूर मतलब कहा, इसका असर इंडिया पे भी आया। जब राजा राम मोहन राय को भी पता चला कि भाई फ्रांस में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो उन्होंने इस चीज के बारे में और इस चीज की डिस्कशन इंडिया में भी किया। इलाइट क्लासेस, जो लोअर क्लासेस से, उनसे बोला कि भाई देखो फ्रांस में आज जो राजा है वो राजा नहीं है, और राजा को भी गिरा दिया गया, लुई 16 को भी हरा दिया गया। आज चाहे तो हमारे हाथ में भी ये पावर आ सकती है। तो इसका असर पूरे वर्ल्ड में दिखा। इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे दिखना स्टार्ट हो गया था। और इसकी वजह से टोटल 3 ग्रुप डिवाइड हो गए थे। डिवाइड कौन से थे, लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव, ठीक है। 3 ग्रुप कौन से थे, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। अब ये तीनों ग्रुप के बारे में पढ़ना है कि कौन से ग्रुप में कौन आता था और क्या वो बोलते थे। लिबरल्स क्या बोलते थे, लिबरल्स बोलते थे कि भाई मेरे को तो सोसाइटी में चेंज चाहिए, एंड दे वांटेड नेशन टू टॉलरेट ऑफ ऑल रिलीजन। वो बोलते थे भाई हमको ये कौन थे, ये बोलते थे सारे रिलीजन को एक्सेप्ट करो, कोई भी रिलीजन होने दो, जैसे इंडिया में हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, कोई भी होने दो, सारे रिलीजन को सेम रिस्पेक्ट दो, और जो भी चल रहा है वो मुझे नहीं मंजूर है, हमें इसमें चेंजेस चाहिए। कौन बोलता था, लिबरल्स। दे बिलीव इन सेफगार्डिंग द राइट ऑफ पीपल अगेंस्ट द गवर्नमेंट। वो चाहते थे कि भाई जो भी पब्लिक के राइट्स है वो गवर्नमेंट के थ्रू उसको बचा के रखा जाए। एंड दे आर्ग्यू फॉर इलेक्टेड पार्लियामेंट ऑफ द गवर्नमेंट, कि भाई कोई भी आके राजा बन जाएगा तो वापस से वही बात हो जाएगी कि इस राजा को तो हटा दिया और किसी एक को बोला भाई तू सरकार चला, और जो सरकार चला रहा है नाम के लिए तो डेमोक्रेसी है, सरकार चलाने वाला काम वही कर रहा है जो मोनारिकी चलता था। तो बोला नहीं, ये तो नहीं होने वाला। उसने क्या बोला, अगर करना है, कैसे करना है, इलेक्शन करना है। क्या बोला उसने, ये जो लोग थे लिबरल्स थे, बोलते भाई प्रॉपर तुम इलेक्शन करवाओ ना, इलेक्शन के अंदर 2-3 लोगों को खड़े होने दो, पब्लिक जिसको मेजोरिटी ऑफ वोटिंग देगी, जो जीतेगा उसको हम देंगे उसको लेवल पे कि भाई ये गवर्नमेंट है, ये हमको संभालेगा। मोनारिकी सिस्टम को हम लेंगे नहीं। Liberals, however, not Democrats, as did not favor the principle of universal adult franchisee. They were in favor of voting only by the men and the proprietor classes. यही एक पॉइंट था जो लिबरल का कतई पसंद मुझे नहीं आया थी बात। बाकी सब बात तो लिबरल्स की मेरे को सही लगी कि भाई चलो ठीक है, बोल रहे सोसाइटी में चेंज आना चाहिए, फिर बोल रहे थे कि भाई गवर्नमेंट के हाथ में सेफगार्ड करने के लिए इलेक्शन करवाओ। बट इलेक्शन जब होगा तो विमेन को वोटिंग राइट मत दो। देखो अत्याचार खाली भारत में नहीं होता था, जब फ्रांस और रशिया में पढ़ोगे ना तो इससे भी हाई लेवल की जो आप बोलते हैं कि जो क्रूशियल था वो बाहर की कंट्री में भी विमेन्स के साथ होता था। यहाँ पे भी यही चीज, विमेन्स मतलब घर के अंदर बैठेंगी, खाना बनाएंगी, ये चीज फ्रांस में भी था, रशिया में भी था, यूरोप में भी था, बहुत डेवलप यूरोप कंट्रीज है, बट स्टिल वहां पे भी औरतों के साथ ये चीजें की गई थी। तो सिर्फ इंडिया ने ये चीज फेस नहीं किया। तो पहली चीज लिबरल्स क्या बोलते थे, औरतों को वोटिंग राइट्स नहीं देना, ठीक है, तो औरतों को तो वैसे हड़ताल दिया गया। अब बच्चे मेंस में वही वोटिंग देंगे जिनके पास प्रोप्राइटेड, मतलब जिनके पास पैसा है, जो पैसे वाले ना सिर्फ वही वोटिंग देंगे, दूसरे को वोटिंग देना अलाउड नहीं है। लिबरल्स का कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं समझा। इन हाउ मेनी पार्ट्स डिवाइडेड, 3, लिबरल्स, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव। लिबरल्स क्या बोलते थे कि हमारी सोसाइटी में चेंज चाहिए, चेंजेस के लिए गवर्नमेंट के हाथ में दो, गवर्नमेंट जो इलेक्शन से आनी चाहिए, बट
इलेक्शन में विमेन को खड़ा नहीं करना है। दे डोंट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी मतलब जहां पे एवरी पीपल गेट राइट द इक्वल राइट ऑफ द वोटिंग। तो ये बोला हम इसमें मानते नहीं है, विमेन्स को वोटिंग राइट नहीं देना है, और मैन में भी जिनके पास पैसा सिर्फ उनको वोटिंग राइट देना, दूसरों को वोटिंग देना नहीं है। समझ में आ गया? नेक्स्ट इज द रेडिकल्स। अब सेकेंड ग्रुप आता था रेडिकल्स का। लिबरल्स क्लियर हो गया, रेडिकल्स देखो क्या बोलते थे। The radicals wanted a government duly elected by the majority of the country's population. Radicals चाहते थे कि जो गवर्नमेंट हो वो पब्लिक सिलेक्ट करे, मतलब इलेक्शन हो और पब्लिक उसको सिलेक्ट करे। Many radicals supported the women's movement to achieve voting right. रेडिकल, अब लिबरल्स जो चीज बोलते थे ना कि वुमेन्स को राइट्स नहीं मिलना चाहिए, यहाँ पे रेडिकल्स आके बोलते थे नहीं भाई, हम तो चाहते हैं कि वुमेन्स को भी वोटिंग राइट्स दी जाए। They owe the privileges enjoyed by the landowners and the wealthy factory owners. वो बोलते थे ये जो बड़े बड़े हैं ना जिनके पास एक एक एकड़, दो दो एकड़, तीन तीन एकड़ की जमीन है, ये जो फैक्ट्री के मालिक लोग हैं ना, सारी प्रिविलेजेस इनको दी गई है। प्रिविलेजेस मतलब क्या? प्रिविलेजेस का मतलब आप समझो जैसे बोलते ना एडवांटेज। सारा जैसे घर के अंदर अपना बेटा हो गया, बेटी हो गई, तो मम्मी का दो आंख बन जाता है कि बेटे को नहीं इंग्लिश मीडियम में डालो, बेटे को सारी करो, तो सारी प्रिविलेजेस, सारी फैसिलिटी एक तरीके से उनको देना। तो ये लोग बोलते थे कि ये सारी प्रिविलेजेस ये जो जमींदार लोग है, लैंड ओनर कौन? जमींदार, और ये जो फैक्ट्री के मालिक को देके रखा है ना, इसको बंद करो, ये हमको अलाउड नहीं है। They were not against the notion of the private property, but were against the constitution of money in the hands of the few section. वो बोलते थे हमको इससे प्रॉब्लम नहीं है कि ये इनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी, इनके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है जिसकी प्रॉपर्टी आप रखो, लेकिन पूरा पैसा और पूरी इनकम अगर एक कंपनी, जैसे इनके कहने का मतलब क्या था समझो कि ये मिस्टर ए है, इसकी कंपनी है, इसकी कंपनी में ये 10 लोग को काम पे रखा है, हर किसी को ये 5-5 हजार रुपया दे रहा है, ठीक है, तो इसने 5 लोगों को रखा है, तो ये मंथली कितना दे रहा है सबको? 25,000। इसकी खुद की इनकम कितनी आ रही है? 1.5 लाख तक ये कमा रहा है। अब 1.5 लाख में से ये लोगों को 25 दे रहा है, मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट ये खुद के लिए रख रहा है, और जो पब्लिक काम कर रही है उसको ना के बराबर ये शेयरिंग दे रहा है। तो ये चीज बंद करने के लिए रेडिकल्स बोलते थे कि भाई इसकी प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये बिजनेस चला रहा है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, तू चला, बट ये पूरा प्रिविलेजेस और पूरा पैसा जो आता था प्रॉफिट से, वो एक ही इंसान रखता था। मुझे इस चीज से प्रॉब्लम है, इस पॉइंट से प्रॉब्लम है। किसको प्रॉब्लम? मुझे नहीं है बाबा, ये रेडिकल्स को प्रॉब्लम था, ठीक है। 2 पॉइंट हो गया, लिबरल्स एंड रेडिकल्स। लिबरल्स का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया, रेडिकल्स। लास्ट वन इज द कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव ऑफ द व्यू ऑफ एन आइडियोलॉजी ऑफ लिबरल एंड रेडिकल। अभी ये कौन? ये अपने नोबेल पीपल। नोबेल्स पीपल मतलब कौन? अपने राजा लोग। ये बोलते थे बड़ी गलत बात कर रहे बाबा, ये तो बड़ी गंदी गंदी बात कर रहे हैं। लोग क्या बोलते हैं? डेमोक्रेसी आना चाहिए। लोग क्या बोलते हैं? सरकार होनी चाहिए, इलेक्ट करके सरकार बनाओ। अरे हम क्या पागल बैठे भाई? हमारे पूर्वज इतने पैसे वाले थे और तुम हमको बोलते हो कि अभी हकाल दोगे, ऐसा मत करो रे बाबा। हम बिल्कुल भी इसके सपोर्ट में नहीं है। द कंजर्वेटिव ऑफ द व्यूअर एंड आइडियोलॉजी, लिबरल्स और रेडिकल्स की जितनी भी आइडियोलॉजी थी और जो भी थॉट था, इन्होंने बोला मैं इस चीज से राजी नहीं करता हूँ। They believed in the privileges enjoyed by the nobility and wealth classes. हमारे पास पैसे, अभी देखो राजा लोग है ना, तो राजा थोड़ी बोलेगा कि मेरे को मेरे हाथ से चीज दो। वो बोलता था नहीं नहीं, हमको जो वेल्थी पीपल को जो प्रिविलेजेस फायदा मिला है, जो नोबेल्स को फायदा मिला है, भाई मैं तो उससे अग्री करता हूँ। However, after the French Revolution, conservative believe in bringing changes. अभी क्या हुआ था फ्रेंच में? लुइस 16 के एकदम पानी पिला दिया बेचारे को, पसीना छूट गया और उसी पसीने को पीने पे मजबूर कर दिया। इतनी हालत खराब कर दी थी लुइस 16 की ना। तो पहले तो ये लोग क्या बोलते थे? नहीं नहीं, ये सब नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं चलेगा, ये करना पड़ेगा, जो अमीर है वो अमीर रहेगा, जिसके पास पैसा वही पैसा रहेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तुम लोग किधर गरीब लोग उठ के आ रहे हो? फिर लुइस 16 की हालत देखी, चुपचाप बैठ गए। बोले अरे तो राजा को इन लोग ने ऐसी हालत कर दी, उसकी इतने बड़ी बैरिकेड में घुस के उसको मारे, पूरा का पूरा वेपन्स पब्लिक निकाल के रोड पे लेके आ गई। तो ये लोग चुप हो गए। उन्होंने बोला अच्छा चेंज करना है, करो ना, चेंज करो, पर थोड़ा धीरे धीरे करो, फटा मतलब तकलीफ दो, ऐसा भी मत दो कि आज राजा हो कल तुम मेरे को रोड पे ला दो, थोड़ा धीरे धीरे मेरे को फील तो होने दो कि मैं राजा से हटने वाला हूँ। तो इन्होंने क्या बोला? ब्रिंगिंग चेंजेस एट अ स्लो पेस इन सोसाइटी। जो चेंजेस लेकर आओ, थोड़ा धीरे धीरे लाओ ना बाबा, इतना फटाफट क्यों लेकर आ रहे हो? एंड द कंजर्वेटिव बिलीव दैट पास्ट शुड बी रिस्पेक्टेड। बड़ी 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 बात कि पास्ट है, ये हमारी इतिहास है कि हम राजा थे और राजाओं की इज्जत रखो भाई, इतिहास को मत बदलो
कि जो पास्ट में जो रिस्पेक्ट सोसाइटी में उनको दी जाती थी वो रिस्पेक्ट मेंटेन करके रखना है। तो इन शॉर्ट ये पूरा जो कंजर्वेटिव थे, दे आर दी नोबल पीपल, दे आर दैट किंग पीपल जो ऐसी चीजें नहीं चाहते थे। फिर लुई 16 को देखा, अरे बाबा चलेगा, थोड़ा बहुत चेंज कर दो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब ये आपके 3 टॉपिक जो थे, लिबरल, रेडिकल एंड कंजर्वेटिव का टॉपिक होता है खत्म। नेक्स्ट टॉपिक आता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? रिवॉल्यूशन का मतलब होता है चेंज। रिवॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? चेंज। तो अब उस टाइम पे रशिया साइड पे कैसे रिवॉल्यूशन, मतलब सॉरी, इंडस्ट्रीज में क्या क्या चेंज है वो देखना है। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन सबसे पहले 18, देखो ये पूरा 18 सेंचुरी का ही ड्रामाबाजी चल रहा है, ठीक है। 18 सेंचुरी में स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे ये यूरोप के हर पार्ट में गया। इंडस्ट्रियलाइजेशन, व्हाट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन? इंडस्ट्रियलाइजेशन इंक्रीजिंग द इंडस्ट्रीज, मतलब जब इंडस्ट्री ज्यादा बढ़ती है किसी भी कंट्री में, ये टारगेट होता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज खोलो, जितनी इंडस्ट्रीज खुलेगी उतना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। सो दैट इज कॉल्ड एज अ इंडस्ट्रियलाइजेशन। Also resulted in large scale migration of people from village to cities in search of work opportunity। देखो सीधी सी बात है कि भाई जो सिटीज एरिया थी वहां पे इंडस्ट्रीज खोली गई। जब इंडस्ट्रीज खोली तो गांव में कुछ गरीब ऐसे थे जिनके पास जमीन थी, दिहाड़ी मजदूरी करते थे, दूसरों के जो अमीर फार्मर्स होते थे उनकी खेती में जाके मजदूरी करते थे, और जिस तरीके की मजदूरी करते थे उस तरीके का उनको पेमेंट भी नहीं दिया जाता था। तो उसकी वजह से कैसा होता था, उनको ऐसा लगता था कि भाई इंडस्ट्री खुल रहा है, वहां जाके थोड़ी मजदूरी कर दूंगा तो 150-200, तब तो 150-200 बहुत हो गया, अभी 40-50 रुपए के हिसाब से देख लो कि इतना तो मिल जाएगा। इधर तो दिन भर मर भी रहा हो और इज्जत भी नहीं मिलती है और काम भी नहीं रहता। वहां कम से कम यहाँ पे 4 महीना काम मिल भी गया तो बाकी के 8 महीने हमको बैठना पड़ जाता है। तो ये डिसाइड किया कि भाई एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ कहाँ पे, सिटीज में। तो जैसे ही सिटीज में इंडस्ट्रीज बढ़ी, जो रूरल एरिया के लोग थे, दे हैव स्टार्टेड माइग्रेटिंग फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, कि जैसे उनको वो एम्प्लॉयमेंट दिख गया, वो लोग एक जगह से दूसरी जगह पे क्या होना स्टार्ट कर दिया, माइग्रेट होना स्टार्ट कर दिया। एंड वर्कर्स वर्क लॉन्ग आवर्स एट द एक्सट्रीमली लो वेजेस। अब देखो ऐसा सोच के आए थे कि भाई यहाँ पे जॉब मिलेगा, और जब इधर आए तो पता चला घर का कुत्ता ना भेदी का ना घाट का, अब जो भी कहावत है तुम समझ लो, कुछ इनकी बेचारी की ऐसी हालत होगी कि घर छोड़ दिया कमाने के लिए और जहां आके रह रहे वहां पे इनकी हालत और खराब। अब खराब कैसे कर दी? अगर वो इंसान 7 घंटे काम करता है, 7 घंटे का उसको 6,000 पगार मिलना चाहिए, तो उससे 13 घंटे काम करवाया जाता था और तब उसको 4,000, 5,000, 6,000 दिया जाता था। मतलब जितने आवर्स ऑफ वर्क उनको करवाए जाते थे उतने आवर्स ऑफ पेमेंट उनको दिया जाता नहीं था। जहां पे रखा जाता था वहां पे एक छोटे से रूम पे छोटे छोटे बेड लगा दिए, जो स्लीलिंग सर्विस थी ऐसा लग जाएगा गिर जाएगा, साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती थी, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं होती थी। ऐसी कंडीशंस में उन वर्कर्स को सिटीज एरियाज में आकर रहना पड़ता था। देखो हाउसिंग, sanitation facilities were not given, unemployment was also growing। अब अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि जितनी पब्लिक को जॉब चाहिए, अगर मैं बोलती हूँ 100 लोग खड़े हैं कि भाई हमको जॉब दो जॉब दो जॉब दो, और इंडस्ट्री खाली 2 है, तो ये 2 लोग मैक्सिमम 20 से 30 लोगों को रखेंगी। बाकी के जो बचे हुए लोग हैं 60-70, इनके पास तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना। तो भाई जितनी इंडस्ट्रीज चाहिए थी उतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, और जब उतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी तो वो नहीं होने की वजह से डे बाय डे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था, ठीक है। तो इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन फिर देखो क्या हुआ। अब इसके बाद आया कि कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। अब लोग में गुस्सा हो गया। देखो सीक्वेंस पकड़ो, क्या हुआ, इंडस्ट्रीज खुलना चालू हुई, सिटीज में खुली, लोगों ने सोचा कि गांव में काम है नहीं, जमीन में कितना काम करेंगे, चलो काम करता हूं, मैं सिटीज में जाता हूँ। सिटीज में आए, सिटीज में आके उन्होंने इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया। जब सिटीज में आके इंडस्ट्री में काम करना स्टार्ट किया तो क्या देखा, अरे यार ये क्या हो गया, यहाँ पे तो आके हमको ऐसी जिंदगी जिला रहे, गंदे पानी के पास सुला रहे, बेड नहीं है सोने के लिए, 12-13 घंटे काम करवा के एक टाइम का खाना भी हमको नहीं दे रहे। लोगों के अंदर गुस्सा भर गया, फ्रस्ट्रेशन आ गया। अब उन्होंने बोला बस रे बाबा बस, ये जितनी भी इंडस्ट्री वाले हमारे साथ ऐसा हरासमेंट कर रहे हैं ना, बदला लेंगे हम लोग। देखो बदले में क्या किया उन्होंने। मिड 19th सेंचुरी आते आते आइडिया ऑफ सोशलिज्म हैड बिकम वेल नोन इन यूरोप। सोशलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है यूरोप में, कीड़ा वायरस कोरोना से भी ज्यादा ये स्प्रेड हो गया उधर। Socialists believe that factory owners earn profit because of the hard work put in the workers, but the factory owner did not look after the welfare of the workers। उन्होंने क्या बोला, फैक्ट्री ओनर्स इतना मेहनत करते,
फैक्ट्री के जो ओनर्स है हमसे इतना मेहनत करवाते, हम मेहनत करते हैं तब इनको प्रॉफिट मिलता है, और जब प्रॉफिट मिलता है तो उसमें से कुछ हमें नहीं देते, लेकिन जो हमारे हक की चीज है, हमारा पगार, वो तक हमें सही तरीके से नहीं दिया जाता है। मतलब जितना कमाते सब अपने पेट में भर के, पेट फुगा के राजा बन के बैठते, और हमें कुछ भी मिलता नहीं है। कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिच एंगल्स वर वेल नोन सोशलिस्ट, बड़े नाम है बेटा, ध्यान रखना ये दोनों को, फ्राइड राइस नहीं है रे बच्चा, फ्रेडरिक है, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक जो होते हैं, ये सोशलिज्म के कॉन्सेप्ट इन्होंने बहुत ज्यादा लेकर आए थे, और ये दोनों बड़ी फेमस पर्सनालिटीज थी। Owned by the factory owner are produced by the worker. Marx contend that all property should be owned by society and such society would be communist society. इन्होंने क्या बोला कि ये मार्क्स बोलते थे कि जितनी भी प्रॉपर्टी है ये ओन बाय द सोसाइटी है, मतलब ये सोसाइटी की है, एंड सच सोसाइटी विड बी कम्युनिस्ट सोसाइटी। मतलब कम्युनिस्ट सोसाइटी का मतलब कि जो भी मिलेगा वो सब में इक्वल बटेगा। अगर 100 रुपए कमाया तो जितने लोग हैं उस 100 रुपए को इक्वली सब में बांटो, मतलब सोसाइटी का है ये प्रॉपर्टी, तो जो भी मिल रहा है वो सोसाइटी में इक्वल, उसको बोलते थे कम्युनिस्ट सोसाइटी। मतलब जो मिले भाई पूरी कम्युनिटी में इक्वल बांटो। अब ये आइडिया भाई यूरोप में फिर वापस फैल गया। क्या फैल गया? कौन सा नया वर्ड आ गया? कम्युनिस्ट सोसाइटी का कॉन्सेप्ट आ गया। एंड रीजन फॉर्म सेकेंड इंटरनेशनल टू कोऑर्डिनेट देयर एफर्ट टू स्प्रेड सोशलिस्ट आइडिया। अब इस चीज को, इस आइडिया को बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए सेकेंड इंटरनेशनल टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट उन्होंने डालना स्टार्ट किया। जर्मनी के अंदर सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनी। सोशलिस्ट पार्टीज वर फॉर्म इन फ्रांस एंड लेबर पार्टी वाज फॉर्म्ड इन ब्रिटेन। अलग अलग जगह पार्टीज बनी। कौन सी? जर्मनी में सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी बनी, फ्रांस में सोशलिस्ट पार्टी बनी, और ब्रिटेन में लेबर पार्टी बनी। These parties were however not able to form government in their countries. अब इन्होंने लेबर्स का सुन के पार्टीज तो बना दी, बट ये जो पार्टीज थी खुद की सरकार नहीं बना पाए, मतलब मेजोरिटी ऑफ वोटिंग नहीं दे पाए। ठीक है, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। क्या हुआ कि धीरे धीरे लोगों के अंदर गुस्सा आया हर जगह पे। अब उन्होंने बोला कि भाई वर्कर्स के साथ गलत हो रहा है। कार्ल मार्क्स ने बोला कि भाई ये बात तो सही है, वर्कर के साथ बहुत हद तक गलत किया जा रहा है, अब वर्कर के राइट के लिए लड़ना तो बहुत जरूरी है। तो लड़ने के लिए उन्होंने डिसाइड किया कि पार्टीज के, उन्होंने क्या बोला कि कम्युनिस्ट सोसाइटी होनी चाहिए, जो मिले सब में बांटो। फिर उसके बाद अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग पार्टी बनी। नेक्स्ट आज का लास्ट टॉपिक में लेती हूँ, द रशियन रिवॉल्यूशन। अगेन मैंने रशियन रिवॉल्यूशन का मतलब क्या बोला था? चेंज। सो रिवॉल्यूशन का मतलब क्या आता है? चेंज। तो रशिया में चेंज कैसे आया था? देखो, condition in Russia on the eve of Russia was ruled by the Tsar Nicholas II। एक था लुई 16 फर्स्ट चैप्टर में, इस चैप्टर में इनका नाम जरा ध्यान से याद रखना कि जो रशिया था उसको रूल कौन कर रहा था? सार निकोलस। 85% ऑफ रशियन पॉपुलेशन वाज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर एक्टिविटी। रशिया के अंदर 85%, कितना परसेंट? 85% लोग क्या करते थे? सिर्फ एग्रीकल्चर। एंड इंडस्ट्री वेर लोकेटेड ओनली एट फ्यू प्लेसेस। हर जगह पे। अभी देखो, इससे ही आपको समझ में आ गया कि अगर 85% आपकी इंडस्ट्रीज है तो, सॉरी 85% लोग अगर एग्रीकल्चर ही कर रहे हैं, तो बच्चे कुछ 10%, 15% लोग तो वो क्या कर रहे हैं? इंडस्ट्रीज में। तो इंडस्ट्रीज का जो रेशियो था बहुत कम था, और जो सिटीज एरिया थी वहां पे कौन कौन सी, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग एंड मॉस्को करके जो प्लेसेस थे, सिर्फ ये वहां पे थे। एंड इट वाज इन द 1890 दैट मेनी इंडस्ट्रीज बिगेन टू बी सेट अप इन रशिया। 1890s के टाइम से बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज थी वो रशिया में सेटअप होना स्टार्ट हुई। समटाइम्स वर्कर, लेकिन अब इंडस्ट्रीज बन गई पर कंडीशन अच्छी नहीं थी। वर्कर्स जो थे 15-15 घंटे काम करते थे, बहुत कम वेजेस पे। एंड वर्कर इन रशिया केम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड। वर्कर फ्रॉम यूनियन डिक्लेयर स्ट्राइक्स whether the working condition in the factories is deteriorated। मतलब जो वर्कर्स थे उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन आना स्टार्ट हो गया, उनके अंदर गुस्सा आ गया। क्या? 15-15 घंटे काम करते, और 15 घंटे काम करने का ये लोग हमको ये वेजेस देते। उन्होंने अपनी यूनियन बनाना स्टार्ट कर दिया, उन्होंने स्ट्राइक यूनियन बनाना नहीं करने का कहा। अरे देखो, अगर आप लोग ने पढ़ा होगा तो ये चीज आपको पता होगी कि आज अगर हम महाराष्ट्र की बात करते हैं तो महाराष्ट्र के अंदर मुंबई जो था ये टेक्सटाइल हब था कि सनराइज सिटी, अगर सनराइजिंग देखा जाता है कि मुंबई आगे जाके किसी चीज से बढ़ेगा, किससे बढ़ेगा? टेक्सटाइल। पर आज पूरी की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री मुंबई से शिफ्ट होकर गुजरात चली गई थी। किस लिए?
सिर्फ इसलिए कि उस टाइम पे 1.5 लाख वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी थी। तो भाई वर्कर्स का स्ट्राइक कोई छोटा मोटा चीज नहीं होता है। मैं ओनर हूँ और मैं ओनर हूँ, मैं सब संभालूंगी, मुझे किसी की जरूरत है, ऐसा नहीं है। बिना मेरे एम्प्लॉयज, मेरे हाथ पैर, हार्ट, लंग्स, सब कुछ है बाबा। अगर वो नहीं रहेंगे तो कुछ भी काम होता नहीं है। तो अगर उन्होंने छोड़ दिया, सरेंडर कर दिया, तो भाई कंपनी तो कुछ नहीं कर पाएगी। तो बस यही चीज हुआ कि यहाँ पे वर्कर्स ने बोला हम स्ट्राइक पे, और अगर वर्कर्स स्ट्राइक पे गए तो इंडस्ट्रीज का बर्बाद होना फिक्स था। देखो, मोस्ट ऑफ द लैंड इन रशिया बिलोंग टू नोबिलिटी। ज्यादातर, ये तो हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में देखा है कि ज्यादातर लैंड किसके पास थे, या तो अमीर लोगों के पास थे, या तो नोबेल्स में चर्च भी आते थे, चर्च के पास रहता था। रशियन पीसेंट्स मतलब कौन होते, फार्मर्स, had no respect for the nobility and wanted the lands to the nobles to be given them। जो रशियन फार्मर्स थे उनके लिए नोबेल्स के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं थी। वो चाहते थे हमारा जो भी जमीन इन लोगों को जबरदस्ती दिया गया वो हमें वापस दो। द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर पार्टी फाउंडेड इन 1898 बाय द सोशलिस्ट। ये जो सोशलिस्ट थे इन्होंने 1898 में एक पार्टी बनाई और उस पार्टी का नाम क्या दिया गया, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी। अब ये किसके लिए काम कर रहे थे, वर्कर्स के लिए, ठीक है। बिकॉज पॉलिटिकल पार्टीज वर इलीगल, पार्टी हैज नो वर्क इलीगल। लेकिन ये जो पार्टीज थी ये रशिया में लीगल नहीं थी, मतलब प्रॉपरली रजिस्टर्ड नहीं थी, तो इनको इलीगल ऑर्गेनाइजेशंस बना दिया गया और इनका ये जो चाहते थे करना वो कोई भी काम, अपना एक्टिविटी नहीं कर पाते थे। सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी जो था लास्ट में 1900 में फॉर्म हुआ, struggle for the right of the peasant and social democrats differed from the socialist revolution party। अब देखो यहां से गेम चेंजर आया। गेम चेंजर क्या है, सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन पार्टी जो बनी थी कौन सी, ध्यान से देखो। सो यहाँ पे सबसे पहले बनी थी सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी, ठीक है। अब ये पार्टी कभी फॉर्म हुई थी 1900 में। अब ये पार्टी जो थी ये किसके लिए काम करने के लिए बोलती थी कि हम काम करेंगे पीसेंट्स के लिए, मतलब वर्कर्स के लिए। अब इसी पार्टी के कुछ लोग थे जिन्होंने बोला भाई तुमको वर्कर्स के लिए काम करना है, हमारा एजेंडा अलग है, और इन्होंने अपने आप को इस पार्टी से अलग कर लिया और इस पार्टी से अलग करके इन्होंने खुद को नाम दे दिया सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स। सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स ये बोलते थे हम काम करेंगे किसके लिए, फार्मर्स के लिए। बात आ रही है समझ में। देखो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी 1900 में बनी। 1900 में जब ये पार्टी बनी तो इस पार्टी ने बोला कि हम किसके लिए काम करेंगे, पीसेंट्स के लिए, मतलब वर्कर्स के लिए। फिर इसी में से कुछ लोग उठते हैं और बोलते हैं कि भाई हमारा एजेंडा अलग है, और उन्होंने खुद को अलग कर दिया और नाम दे दिया सोशलिस्ट डेमोक्रेट्स। और ये लोग किसके लिए काम करते थे, फार्मर। देखो सोशल डेमोक्रेट्स डेफर्ड मतलब अलग हुई फ्रॉम किससे, सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी से, एंड दे हैव फोकस ऑन द इशू ऑफ फार्मर। तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी आएगी तो उसका एजेंडा कौन थे, पीसेंट्स, एंड सोशल डेमोक्रेट्स आते तो उनका एजेंडा किसके ऊपर था, फार्मर्स। Later under Lenin believed that peasants cannot be the part of socialist movement as some peasants were poor and some rich, some even employed worker on their field। और बाद में जाके लेनिन ने इनको ऐसा घुमा के रख दिया कि इन लोग ने बिलीव कर लिया कि भाई जो फार्मर्स है ना, पीसेंट्स जो है, मजदूर जो है, ये कभी भी ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए या किसी भी मूवमेंट के लिए नहीं बन सकते, क्योंकि कुछ पीसेंट्स जो है बहुत गरीब है तो वो तो आ जाएंगे, और कुछ इतने पैसे की उनको पड़ी नहीं है तो वो तो इस मूवमेंट में आएंगे नहीं। एंड सम इवन एम्प्लॉयड वर्कर्स ऑन देयर फील्ड, और कुछ ऐसे जिनको कोई लेना देना नहीं, वो चुपचाप अपने फील्ड पे काम किए जा रहे। तो इस तरीके का जब सिचुएशन हुआ तो बाद में ये जो मूवमेंट था ये थोड़ा स्लो डाउन हुआ, और आगे के चैप्टर में, आगे के पार्ट में आप देखोगे कि रिवॉल्यूशनरी, ये वर्ड याद रखना, सोशल रिवॉल्यूशनरी पार्टी एंड डेमोक्रेट्स पार्टी, इनका रोल आगे जाके कैसा होता है और क्या होता है वो आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में दिखाऊंगी। तो आज का ये जो इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसके अंदर मैंने आपको 3 पार्ट्स में लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स किया, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से लोगों के अंदर कैसे गुस्सा आया, और जब गुस्सा आया तो लोगों ने कैसे यूनियंस बनाना स्टार्ट किया, अलग अलग कंट्रीज में यूनियंस बनना स्टार्ट हुए वो देखा। बाद में रशिया के अंदर रिवॉल्यूशन आने का क्या रीजन था। ओवरऑल अगर समरी देखते हो तो रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा रीजन था कि भाई जो वर्कर्स थे उनके साथ जस्टिस नहीं हो रहा था, 15 घंटे काम करवाते थे, पगार 5 घंटे का देते थे, फार्मर्स के ऊपर अंदर फ्रस्ट्रेशन आ गया था, और इसी का सब बुम करके एक साथ जो आगे वाले चैप्टर में, नेक्स्ट लेक्चर में आप पढ़ोगे उसमें देखोगे कि असर कितना भयानक होता है। और अलग अक्टूबर रिवॉल्यूशन, फरवरी रिवॉल्यूशन, ब्लडी संडे, मतलब ऐसा एक दिन आता है जहां खूंखार हो जाता है
ब्लडी फेंका रहता है, इतने लोग मरते। ये एक चीज, अब ये शुरुआत है, ये बीज बो रहे थे, गुस्सा बढ़ रहा था, और धीरे 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 जब गुस्सा फटता है तो पूरे रशिया में क्या होता है, और रशिया में नहीं, जर्मनी में क्या होता है, और इसका इम्पैक्ट हिटलर जैसे लोगों का फायदा क्या मिलेगा, जो कि इसको लिंकअप करके थर्ड चैप्टर जाएगा, ये पूरा चीज आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो आज के लेक्चर का इंट्रोडक्शन पार्ट में यही पे कंप्लीट करती हूँ। और कौन सा चैप्टर आपको टफ लग रहा है उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, तब मुझे पता चलेगा आपको किसका रिवीजन लेक्चर चाहिए और मैं उतना बनाऊं। तब तक चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, और स्टडीज करो, मस्त रहो, लेकिन स्टडीज करना ज्यादा जरूरी है। मस्त मतलब मोबाइल नहीं, पढ़ाई करना है।